पाकिस्तान में नई सरकार आई है, इमरान खान नए प्रधानमंत्री बने हैं, आपको कुछ उम्मीद लगती है इमरान खान से? अगर वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के साथ संबंध सुधारें। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपसे सबूत मांगे, भारतीय सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है जब इस तरह की बात होती है? हर एक कमांडर को ये बोला जाता है कि सबूत सेकेंडरी, आपने पहले ऑपरेशन करना है। आपको ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जब कभी अगर युद्ध होता है तो वो ढंडोरा पीट के नहीं आता है। जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, आप कह नहीं सकते कब आपको युद्ध में जाना पड़े। तमाम लोग ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, देश के लोग, वैसे तो सैनिक बोलते नहीं हैं और उनकी बंदूकें ही बोलती हैं बस, लेकिन आज क्योंकि आप हमारे साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को 2 साल हो गए, क्या आपको लगता है कि हमें और सर्जिकल स्ट्राइक्स की ज़रूरत है या एक पर ही हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए था? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है वो किसी मकसद से की गई थी। आप जानते हैं कि 2016 में उरी में जो आतंकी हमला हुआ था, उस इलाके का जब हमारे चीफ ने, उस वक्त के जनरल दलबीर सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इलाके का मुआयना किया, उन्होंने देखा किस तरीके से कार्रवाई की गई है, तो उस समय महसूस हुआ कि पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए और फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्लानिंग की गई थी और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन किस तरह से कार्रवाई करनी है, इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान से होती रहती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स ही कहा जाए हर बार। कार्रवाई बहुत किस्म से हो सकती है और हमारे जो प्लान्स हैं वो हम लगातार बनाते रहते हैं, उन पे विचार विमर्श होता रहता है और उनमें ज़रूरत पड़ने पर उन पे तब्दील करते रहते हैं हम लोग। तो हमारे पास इस वक्त भी कुछ कार्रवाई करने के प्लान्स हैं, जो ये ज़रूरत नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ही हों, लेकिन कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं। ये आप इशारा दे रहे हैं, हिंट है ये? हिंट मतलब कि ऐसा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई करते रही, लगातार घुसपैठ होता रहा और कश्मीर की सिचुएशन जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को रेगुलर सपोर्ट दिए जा रहे हैं, तो ये लगातार साल बे साल तो हम चलने नहीं देंगे। हम भी चाहेंगे कि या तो पाकिस्तान खुद सुधर जाए और इस तरह का सपोर्ट और सहयोग जो वो टेररिस्ट को दे रहा है उसको बंद करे, या फिर हमें ही कुछ कार्रवाई करनी होगी जिससे कि उसको मजबूर होकर ये कार्रवाई बंद करनी पड़े या इस पर दोबारा से सोच विचार करने की उसे ज़रूरत पड़े। आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स जब एग्जीक्यूट की थी तो आपने जैसे कहा कि खास मकसद के साथ आपने की थी, आपको ऐसा लगता है कि वो मकसद पूरा हुआ? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो अभी भी हो ही रहा है, आतंकवाद अभी भी कश्मीर में है ही, आतंकवादी अभी भी आ ही रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि एक लंबा गैप आ गया 2 साल का, उस दौरान भी कुछ और एक सीरीज़ इस तरह की एक्शन की हो जानी चाहिए थी? देखिए, उस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, हमें खबर थी कि सरहद के पार कुछ आतंकी और भी तैनात किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, जो कि हमारे इलाके में घुसपैठ करके हमारे ऊपर और हानि पहुंचा सकते थे, कश्मीर में और टेररिस्ट एक्ट हो सकते थे। तो उस वक्त हमने सोचा कि जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, इनको कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया जाए। उनका मकसद सिर्फ एक सिग्नलिंग था कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो हम भी सरहद के पार जाकर टेररिस्ट के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारा ये विचार उस समय ये था कि शायद ये मैसेज जो है आतंकवादी समझेंगे, उनके आका समझेंगे, पाकिस्तान को भी शायद समझ आएगी कि अगर इस तरह के हिंदुस्तान फ़ौज सरहद के पार आकर इस तरह की कार्रवाई कर सकती है तो क्या टेररिस्ट और टेररिज्म की ओर किसी दूसरे नज़रिए से देखा जाए जी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद भी घटनाएं चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से 2 साल में घटनाएं होते रही है, हमने भी कुछ एक्शन लिए हैं जिनको हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान की सेना और उनके द्वारा जो सपोर्ट मिलता है टेररिस्ट को, उनको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इन 2 सालों में भी उन्हें नुकसान हुआ है। अब एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, डू वी हैव अ पाकिस्तान पॉलिसी? क्योंकि हमने देखा हमारी पाकिस्तान पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है।
पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तब भी हम अपनी तरफ से फिर नए इनिशिएटिव शुरू कर देते हैं। अब जैसे इमरान खान आ गए हैं पाकिस्तान में, तो एक बार फिर ऐसा लगा कि उनके आने के बाद से कुछ अच्छा होगा। फिर एक दिन के लिए बातचीत के लिए हम मान भी गए, फिर बातचीत बंद हो गई। तो आपको ऐसा लगता है कि वी नीड अ स्टेबल पाकिस्तान पॉलिसी? मैं ये कहना चाहूँगा कि वी हैव अ वेरी गुड पाकिस्तान पॉलिसी। ये नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर लगातार विचार विमर्श होता रहता है। इसमें सरकार भी विचार विमर्श करती है, बीच में कभी कभी हमसे भी कुछ हमारे विचार भी पूछे जाते हैं जी। और इस तरह से हम पॉलिसी को रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी का सिर्फ मेन जो क्राइटेरिया जिस बेसिस पर हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बेस्ड है, वो है काउंटरिंग टेररिज्म। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए इस वक्त है वो है टेररिज्म, क्योंकि इससे हमारे देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टेररिज्म के ही कारण आज पाकिस्तान पूरे दुनिया में आइसोलेट होता जा रहा है। इसलिए ये मेन मुद्दा है। अगर इस मुद्दे पर सहमति हो जाए दोनों देशों के बीच, तो मेरे ख्याल में हमारी जो पॉलिसी है उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हम प्रॉस्पर कर रहे हैं। आतंकवाद के बावजूद हम लगातार, हमारी इकॉनमी राइज कर रही है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान लगातार गिरता जा रहा है, उसकी इकॉनमी इफ़ेक्ट हो रही है, उसके यहाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब चीज़ में उसमें गिरावट आई है। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी समझे कि टेररिज्म से उसका जितना नुकसान हो रहा है और उसी के कारण उसकी जो पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान एक कश्मीर एजेंडा लेके चला है कि कश्मीर में हमने जिस तरह की कार्रवाई करते हैं इसको लगातार चलाते रहनी है। दैट पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स अगेंस्ट इंडिया, इस पॉलिसी को मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान दोबारा से इस पर विचार करे और ध्यान दे, तो हमारी जो पॉलिसी है और पाकिस्तान की पॉलिसी आपस में मेल जोल करके मैच कर सकती है एंड बोथ नेशंस कैन प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। जो वेपन्स की बात करते हैं, वेपन्स का एक्विजिशन होता है, हथियार खरीदे जाते हैं बाहर से, और डिफेंस डील्स हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं। अब जिस वक्त हम आज बात कर रहे हैं, उस वक्त भी राफेल डील जो है वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। आपके क्या ख्यालात हैं जब इस तरह की डिफेंस, और आपने देखा होगा फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता है, समय लंबा खिंचता चला जाता है कि बाद में तो ये आरोप लगेंगे ही कि हमने ये हथियार ख़रीदा और इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अब राफेल के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द सिस्टम? देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है। हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, जिसको कि 2016 में हमने पूरा रिवाइज़ किया है, ये सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। और उसमें आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिस तरह से हम लोग चलते हैं, हर एक चीज़ को नज़र में रखते हुए, उसमें मेरे ख्याल में गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर हम उस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन उससे एक और अच्छा तरीका भी है, जब आप बड़े बड़े हथियार लेना चाहते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत कम ऐसी शक्तियां हैं जो उस तरह का हथियार आपको दे सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स भी प्रेफर करते हैं। तो मेरे ख्याल में डीपीपी के साथ साथ जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स जो हमारी चलती हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, बिकॉज इसमें किसी मिडलमैन के होने का अंदेशा नहीं होता है। आप सीधा सरकार टू सरकार बात करते हैं और आप हथियार को उस तरीके से अपनी फ़ौज में जल्दी से जल्दी इंडक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कई बार ये हथियार जो हैं दूसरी सरकार के पास होते हैं या दूसरी आर्मीज़ के पास होते हैं, ये ट्रायल टेस्टेड होते हैं। उन लोग के पास आपने देखा है, हम लोग आजकल बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज करते हैं। उन जॉइंट एक्सरसाइज में जो हम जाके देखते हैं दूसरे सेनाओं के साथ, और उनके पास वो हम हथियार देखते हैं, उनके साथ हम देखते हैं कि ये हथियार तो बहुत अच्छा है, और फिर हम अपनी सरकार को आके बताते हैं कि क्यों ना हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके यही हथियार अपनी फ़ौज में लाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम बहुत अच्छे हैं। इसलिए जब G2G डील्स होती हैं, उसमें मेरे ख्याल अगर सस्पिशन उठते रहें बार बार और सवाल उठते रहें,
तो मुझे समझ नहीं आता ये सवाल क्यों उठते हैं और क्यों उठने चाहिए। राफेल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप याद कीजिए, सबसे पहले 1950s में जीप खरीद का घोटाला हुआ था। उसके बाद से घोटाले ही घोटाले हम सुनते चले आ रहे हैं। जब भी कोई डील होती है, जब भी हम कोई अच्छा वेपन खरीदते हैं, तो हमेशा वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है। हाउ डज़ इट इम्पैक्ट यू? देखिए, हमें सिर्फ ये लगता है कि हम जब कोई नया हथियार, नया इक्विपमेंट अपनी फ़ौज में लाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सोच समझ के सब लोग अपना दिमाग एक साथ लगा के स्टडी करके कि हमें अब आगे कौन से आधुनिक हथियार लाने हैं अपनी फ़ौज में, इस पे काफ़ी विचार विमर्श होता है। और हम जानते हैं कि जो भी हथियार हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी फ़ौज में, वो अगले 20 से 30 साल तक हमारी फ़ौज में रहेगा। तो फ़ौज यही चाहेगी कि हमारे पास सबसे अच्छा हथियार आए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमिक स्टेट क्या है। तो हम ये भी चाहेंगे कि हथियार ऐसा हो जो हमारी इकोनॉमी के साथ मिलता जुलता हो। साथ में हमें ये भी देखना है हमारा एडवर्सरी कौन है और क्या हम उस हथियार को अपने एडवर्सरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या हमारा जो सिपाही है, हमारा जो जवान जो सरहद पर बैठा है, क्या वो इस हथियार को इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंट फील करता है। तो जब ये सारी इस तरह से प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद जब कोई हथियार सेलेक्ट किया जाता है, तो उसमें एक टाइमलाइन होती है कि इस टाइमलाइन में हथियार हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी कहीं जाके पुराने हथियार फेज़ आउट होते हैं और नए हथियार धीरे धीरे करके लाए जाते हैं। हम लोग एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं 30-40-30, कि हमारे पास 30% फ्यूचरिस्टिक वेपन्स होने चाहिए जो हमें अक्वायर करने हैं, जो हम अक्वायर करते हैं। 40% जो हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, वो होने चाहिए, और 30% जो है वो ऑब्सोलेसेंस हथियार बाहर निकलने चाहिए, ताकि जैसे 30% ऑब्सोलेसेंस हथियार फौज से फेज़ आउट होते हैं तो 30% आधुनिक हथियार आते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई अगर ढिलाई पड़ गई है, इसमें डिले हो गया बिकॉज ऑफ सच रीजंस, तो उसमें ये 30-40-30 का जो फॉर्मूला है वो गड़बड़ा जाता है। तो इससे हमारे को असर ये पड़ता है कि हमारे को ज़्यादा देर तक ऑब्सोलीट हथियार अपने पास रखने पड़ते हैं, और नए टेक्नोलॉजी वाले हथियार जो है उसकी जो परसेंटेज है वो गिरते रहती है। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि जब कोई ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमें नए हथियार हमें इंट्रोड्यूस करने हैं, तो जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसे चलने देना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे जो मैकेनिज़म्स बने हुए हैं, अगर हम उन मैकेनिज़म्स को फॉलो करते रहें तो उसमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। क्या इन मैकेनिज़म्स में कोई ख़ास प्राइस टैग को उसके अंदर इन्फ्यूज़ कर देना, फिक्स कर देना, या किसी खास प्राइवेट इंडस्ट्री को उसमें फिक्स कर देना, इज़ इट पॉसिबल इन दीज मैकेनिज़म्स? इसी ऐसा है कि हमारे जो मैकेनिज़म्स होते हैं, हम जब किसी भी देश से कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं कि भाई ऐसा है, या तो होता है कि आप सीधा हथियार ख़रीद लिए, लेकिन जब उससे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो कोई देश अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि जो टेक्नोलॉजी उसके पास है वो आपको ऐसे शेयर कर दे। तो जब भी कोई आपको अपने साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है तो बदले में वो कुछ मांगता है। तो उस बदले में क्या मांगता है, ये इसमें डील्स होती हैं कि भाई ठीक है, आप हमको ये टेक्नोलॉजी देंगे। अगर आप स्ट्रेट वेपन खरीद रहे हैं विद नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो एक प्राइस कोड करता है और आप ले लीजिए। लेकिन ऐसा है, क्योंकि इस तरह के हथियार बहुत कम देश बनाते हैं, तो उसमें जो वो प्राइस कोड करता है उसको आप कैसे एक्सेप्ट करें कि वो सही प्राइस है, क्योंकि इस तरह के जो वेपन सिस्टम होते हैं इसमें सही प्राइस का मुआमना करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें फिर स्टडीज़ की जाती हैं, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने उस हथियार को यूज़ करना है, वो उसको देखते हैं। फिर वो देखते हैं हमारे पास जो हथियार है उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला हथियार है वो किस टेक्नोलॉजी से लैस है। तो उसके हिसाब से प्राइस वेरिएशन किस तरह चलेगा। उसके बाद CNC बैठती है जो कि नेगोशिएट करती है प्राइस को, एक बेस प्राइस फिक्स किया जाता है और उसके बाद हथियार खरीदे जाते हैं। तो मैंने कहा ये प्रक्रिया जो है ये देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये बड़ा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें ये कह देना कि गड़बड़ी की गुंजाइश है, मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना मैंने देखा, जिस तरह से हम लोग इसमें प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं इस वक्त आर्मी के लिए जो भी चीज़ प्रोक्योर हो रही हैं, हम तो आई थिंक बड़े स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन फिर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और इन्हीं मुद्दों पर सरकारें गिर जाती हैं। आपने बोफोर्स देखा, फिर आपने राफेल देखा। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें सच्चाई क्या है, वो तो अभी निकल के आ जाएगा, बड़ा क्लियरली निकल के आ जाएगा। बट ये है कि कोई बोलता है इसका प्राइस ये है, कोई बोलता है उसका प्राइस ये है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम देखते क्या है कि एक बेस प्राइस होती है, उसके बाद उस पर हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें क्या हमारे को मेंटेनेंस सपोर्ट चाहिए, वो सब देखते देखते उसकी प्राइसिंग की जाती है
और जो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी होती है वो इन सब चीज़ को मद्देनज़र रख के ही किसी हथियार की प्राइस फिक्स करती है।